अस्सलाम वालेकुम वीसी यूनिवर्सल बोर्ड मेंबर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नए सिरे से माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल नए सिरे से एक स्ट्रेटजी को क्रिएट करना सिखाएंगे कि एक बिल्कुल नए सिरे से किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की जाती है और एक नए सिरे से बिल्कुल स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इस बारे में पता होगा कि ये डेमो वर्जन जो यहाँ पे हमारा बॉट है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है। मैं फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करना चाहूँगा ताकि जो न्यू मेंबर्स हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन हो जाए। ये हमारी एक गूगल शीट है जो अवेलेबल है। आप अगर आपके पास नहीं है, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। वैसे ये अवेलेबल है। तो जी तौफीक साहब, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, इस सेशन में बता दूंगा। सबसे पहले बोर्ड को लगाते कैसे हैं। यहाँ पर हमारा एक पेज है, लिंक है। इस लिंक को आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना। यहाँ पर नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड टू फेवरेट पे क्लिक किया तो ये आपके फेवरेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। इंडिकेटर्स में फेवरेट के अंदर वीसी टूल, वीसी ट्रेडिंग बोर्ड, ये वाला आपके पास ये वाला आएगा। इसमें 33 नंबर हो चुके हैं। ये आप क्लिक करेंगे, ये बोर्ड यहाँ पर डेमो वर्जन आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कोई से भी हमारे कंपैटिबल इंडिकेटर्स अगर आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ मौजूद है, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बना के दे दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ 15 in 1 ये मास्टर सिग्नल सोर्स है। ये काफ़ी अच्छा सिग्नल सोर्स है। इसमें तकरीबन जितने भी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेडिंग व्यू पे फ्री अवेलेबल हैं, वो हमने यहाँ पे लगाए हैं। अब जैसे कि फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू में आपको पता है कि सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाने की इजाज़त होगी। अब अगर आपको 3 से 4 इंडिकेटर्स को यूज करना है तो उसको कैसे करें, तो हमने ये 15 in 1 का मास्टर सिग्नल सोर्स बनाया हुआ है। आप इसी तरीके से यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको जाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आपने ये ऐड टू फेवरेट किया है। एज इट इज नीचे आना है, ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाएगा। इसको फिर आप बंद कर सकते हैं। ये आपको यहीं पर ही मिल जाएगा फेवरेट्स के अंदर 15 in 1 मास्टर सिग्नल सोर्स। इसको आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल इसकी सेटिंग में जाना है बॉट की, और इस इंडिकेटर को इस बॉट में इंसर्ट करना है यहाँ से। ये बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, इसको आपने इग्नोर करना है। जिसमें बाय सेल सिग्नल सोर्स लिखा होगा, आपने वही लेना है। उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास ये बॉट लग चुका है। अब इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि सेटिंग करनी किन किन तरीके से है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है। तो सबसे पहले तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देखें कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके कैसे चलना है। ये बहुत अहम चीज़ है जो अक्सर लोग निगलेक्ट कर रहे हो। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है तो रिस्क मैनेजमेंट से पहले जो चीज़ देखनी होती है वो है कि आप किस पेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और उस पेयर पर किस टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैं अभी राइट नाउ मैंने गोल्ड के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे टाइम फ्रेम जो चाहिए, मैंने सोचा है कि 5 मिनट के ऊपर एक ट्राई की जाए। अभी ये सब चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से हो रही हैं।
मैं 5 मिनट की जगह उसको 15 मिनट में भी चेक करके देखूंगा, 30 मिनट में भी चेक करके देख सकता हूँ, 1 घंटे के ऊपर भी चेक कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल 5 मिनट के ऊपर ही हम लोग स्टार्ट लेते हैं। 5 मिनट का जब टाइम फ्रेम हम चूज करते हैं तो हमें उस लिहाज से उसके एसएल को देखना होता है। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें कैंडल्स छोटी बनती हैं, 5 मिनट के हिसाब से बनती हैं, तो मुझे उस हिसाब से इसका एसएल भी एक छोटा ही रखना होगा, बहुत छोटा नहीं, बट छोटा रखना होगा। अगर मैं 1 मिनट पे काम कर रहा हूँ तो मैं 20 या 25 पिप से ज्यादा नहीं लेना चाहता। गोल्ड के ऊपर अलग अलग पेयर्स के ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो ये एक टिप है कि अगर आप गोल्ड के ऊपर करना चाहते हैं तो अगर आप 1 मिनट पर जाते हैं तो आपको 20, 25 या 30 पिप से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं होता। क्योंकि आप 1 मिनट के ऊपर अगर 80 पिप का एसएल रखेंगे तो वो बहुत बड़ा एसएल होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए। एज इट इज़ 5 मिनट के ऊपर अगर आप आना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। तो गोल्ड के ऊपर मैंने देखा है 5 मिनट के ऊपर 60 to 70 पिप्स का एसएल इनफ होता है। अच्छा, ये बता रहा हूँ मैं मैक्सिमम। आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को एटीआर मैंने पढ़ाई है, तो एटीआर के लिहाज से यहाँ पर मैक्सिमम एसएल डालना होता है, बाकी ये एसएल खुद डायनामिक लेता है। वॉल्यूम कम होगा तो ये छोटा एसएल लेगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर ये बड़ा एसएल लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एसएल ना ले ले तो इसीलिए हम इसमें एक लिमिट लगाते हैं कि मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो ये 65 एक अच्छा फिगर है। तो हम फिलहाल अभी इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट ले रहे हैं। जब स्टार्ट लेते हैं तो एक एवरेज जिस पर बेहतर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो हम उसी को फिलहाल रखकर कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद एंड में थोड़ी बहुत चेंजेस करके देख लेते हैं ऊपर नीचे करके कि कुछ बेहतर रिजल्ट हो रहे हैं या फिर यही बेहतर है। तो एटीआर की सेटिंग में तकरीबन सेम ही रखता हूँ, यही सेटिंग होती है। अगर आप गोल्ड पे काम कर रहे हो तो ये जो सेटिंग है ना एटीआर की, एटीआर बैंड्स की, इसको आप कोशिश करें कि 2.5 या 2.25 या 2.2, 2.3 ये रख सकते हैं। अभी मैं 2.5 ही रहने देता हूँ, दो से ज़्यादा ही रखनी है। लेकिन अगर आप किसी करेंसी पेयर पे काम कर रहे हैं तो इसमें दो भी रख देंगे ना तो वो बहुत है उसके लिए। दो से ज़्यादा रखते हैं तो उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती, तो फायदा नहीं होता ज़्यादा रखने का। उसमें जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहता है। मतलब 1.5 से लेकर 2 तक के दरमियान में अगर रखेंगे तो एक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। रेशो 1.6 रखा हुआ है। 1.6 मैंने देखा है कि बेहतर होता है। 1.5 भी रख सकते हैं आप, इसको 1.4 भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। फिलहाल मैं इसको 1.6 ही रहने देता हूँ। मैंने देखे हैं कुछ बेहतर रिजल्ट आ रहे होते हैं, तो आप चाहें तो इसको एज इट इज़ जो मैंने लिखा हुआ है आप भी लिख सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन तीन को आपने नहीं देखना। इन तीन को आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बिगनर हो अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सिर्फ इस हिस्से को काम करना है, इन सब पे चेक लगा के रखना है। दोनों में सेम यहाँ पे प्राइस दिखनी है, इसमें कम ज्यादा नहीं कीजिएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। और यहाँ पर आपने ये सेटिंग रखनी है एटीआर की, और ये टेक प्रॉफिट का आ गया। एटीआर की सेटिंग फिक्स है हमारी, हम इसमें कोई छिड़खानी फिलहाल नहीं करेंगे, बिल्कुल एंड में देखेंगे थोड़ा बहुत गलत होता कुछ है। इसके अलावा अगर गोल्ड पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखनी होगी कि इसका कमीशन क्या रखना होगा। गोल्ड का कमीशन होता है $2। एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं $2 होता है। इसके अलावा अगर आप एक्सएम पे काम कर रहे हैं या ऑक्टाफेक्स पे काम कर रहे हैं तो उसका जो कमीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम नॉर्मली एक्सएनएक्स को ही रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर कमीशन भी उसी के लिहाज से लिखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 0.1, ये हमारा कमीशन है। इसको आपने कम या ज़्यादा नहीं करना है।
जो लिखा हुआ है वही लिखना है। गोल्ड के लिहाज से कमीशन यही रहेगा। टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं आप तो कमीशन इतना ही डालेंगे पॉइंट। और कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ लिखेंगे यूएसडी पर कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ऊपर की सारी सेटिंग सेम रहेगी। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सोचिए ऊपर की दो चीज़ें चेंज होगी, 1000 और यहाँ पे यूएसडी लिख देंगे। 1000 एक इनिशियल बैलेंस है। मैं नॉर्मली 1000 के हिसाब से 0.1 की लॉट यूज़ करता हूँ। तो उसी के हिसाब से ही मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पे आप 100 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, या जो आपका बैलेंस है वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट कैलकुलेशन के लिहाज से मैं फिलहाल जब स्ट्रेटजी बना रहा होता तो मैं 1000 ही लिखता हूँ। यहाँ पे 10,000 और 100 बाय डिफॉल्ट लिखा होगा। अगर आपसे गलती से कुछ चेंजेस हो गई हैं तो उसको दोबारा से यही कर दीजिए। 0.1 लिख दिया यहाँ पर यूएसडी। और यहाँ पे स्लिपेज में 50 डालना है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको आपने कैसे चेक करना है। यहाँ पर टिप्स एंड पॉइंट्स कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कमीशन के बारे में। ये सारी कमीशन है और स्लिपेज है, आपने यहीं से देखकर डाल सकते हैं। और आपने इन सबको अनचेक करना है सिवाय इसके। इसको चेक लगा दीजिए। तो ये तो हमारा गोल्ड के लिहाज से हो गया, क्योंकि गोल्ड पे काम कर रहे हैं। कमीशन सबसे पहले डालना है, क्योंकि स्ट्रेटजीज जब बनाते हैं तो कमीशन डाल के ही बनती है वो। बगैर डाले जब बनाएंगे तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे, बेहतर दिखा रहा होगा। फिर कमीशन डालेंगे तो फिर वो रिजल्ट्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अक्सर लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपने कमीशन डालना है कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले। अब आ जाते हैं इनपुट्स के अंदर। इनपुट्स में आपको एक और नई चीज़ से यूज करवाऊंगा, इन्वर्ट मोड। इन्वर्ट मोड क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर आपकी एक स्ट्रेटजी है जो काफ़ी लॉस में चल रही है, उसको आप देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसके सिग्नल्स को अपोजिट कर दूं, यानी तो बाय का सिग्नल आए तो सेल ले ले, सेल का सिग्नल आए तो बाय ले ले, अपोजिट सिग्नल्स ले ले। तो उसमें अगर हम इन्वर्ट मोड ऑन करते हैं, मैं इसको आपको एक नमूना भी दिखाता हूँ। नीचे के रिजल्ट्स देखिएगा, ये चेंज हो जाए। क्योंकि अब ये बाय की जगह सेल ले रहा है, सेल की जगह बाय ले रहा है। तो जैसा कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये नेगेटिव होगा। उसको हटा के दोबारा से उसको पॉजिटिव कर देते हैं फिलहाल। तो ये एक नया ऑप्शन है जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है। इक्विटी प्रोटेक्शन, प्रॉफिट प्रोटेक्शन, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इससे हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रेटेजी नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके देख सकते हैं कि इसको अगर इसको करके पॉजिटिव हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा सेशंस को देखेंगे। सेशंस मैंने, जब मैं गोल्ड के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यूएस सेशन को देखूं, क्योंकि गोल्ड के ऊपर यूएस सेशन पर ही अच्छी स्ट्रैटेजीज ज़्यादातर बनती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यूएस सेशन पर ही काम करना है, इसके अलावा आप कोई स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते। बनती ही नहीं है। बनती हैं, बट मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट्स आते हैं वो यूएस सेशन में ही आते हैं। जब न्यूज़ का टाइम स्टार्ट होता है, जब वॉलेटिलिटी इंसर्ट होती है, उस टाइम पर रिजल्ट्स बेहतर होते हैं मार्केट। तो मैं इसीलिए यही सेलेक्ट करके रखता हूँ। फिलहाल 5:30 से लेकर 10:30 बजे तक का टाइम रखता है। इसको मजीद चेंजेस कर सकते हैं बाद में। फिलहाल बॉट की एक डिफॉल्ट सेटिंग करके फिर हम इंडिकेटर्स की तरफ जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया। क्लोजिंग पोजीशन मैंने चेक अनचेक रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस सेशन खत्म होने के बाद ट्रेड ना ले, लेकिन अगर कोई ट्रेड चल रही है तो वो उसको पूरी तरीके से निभा दे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ बेस ऑर्डर। यहाँ पे 0.1 के हिसाब से ही रखिएगा जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो 0.1 के लिहाज से गोल्ड पर 10 का कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये बात भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि अगर आपने बेस ऑर्डर लिखना है 0.1 के लिहाज से तो आपने 10 लिखना होगा गोल्ड का। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इस ऑप्शन को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। इसको अनचेक ही रखिएगा और इसके 1 2 3 4 पैरामीटर्स हैं, इसको मत छेड़िएगा। ट्रेड डायरेक्शन बोथ रखनी है या लॉन्ग शॉर्ट रखनी है, मैं बोथ ही रखनी है। पैरामाइटिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कि एक सिंगल डायरेक्शन जो होती है, अगर बाय की चल रही है तो बाय की ही अगर 2 से 3 सिग्नल जनरेट कर रही है कोई स्ट्रेटजी, तो उसके कितने बाय लेने हैं? 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं? तो जब तक कोई अपोजिट सिग्नल नहीं आता और उस डायरेक्शन में अगर और मजीद सिग्नल आते रहेंगे, तो ये एक लिमिट आप दे सकते हैं, उसको पैरामीटिंग कर सकते हैं कि 2 से 3, 4 जितने भी हों वो उस डायरेक्शन की ट्रेड ले ले। लेकिन अगर एक ऐसी स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं जिसमें इंडिकेटर आप ऐसा यूज कर रहे हैं, इसमें या तो बाय आता है या सेल आता है और एक ही बार आता है, तो उसमें आप पैरामीटिंग को आगे बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन में एक ही ट्रेड लेता है। जैसे कि सुपर ट्रेंड या तो बाय देगा या सेल देगा, वो बाय को 3 4 बार रिपीट नहीं करता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने वैसे 1 ही रखा हुआ है। ओपन अपोजिट सिग्नल्स, ऑन अपोजिट सिग्नल्स, क्या करे वो? अगर कोई अपोजिट सिग्नल आ जाए तो क्या करे? न्यू डायरेक्शन में ट्रेड ले ले, अगर बाय में बैठे हो तो सेल ले ले। हाँ, ले ले। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि जब कोई न्यू डायरेक्शन में ट्रेड आए तो पुरानी बंद करके नई ट्रेड खोल दे, न्यू डायरेक्शन की ट्रेड खोल दे। बाय में बैठे हैं सेल खोल दे। क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड, अगर अपोजिट सिग्नल आता है, बाय में बैठे हुए हैं, अपोजिट सिग्नल आया तो क्या करें? सिर्फ बाय को बंद कर दे, सेल नहीं ले। इस ऑप्शन का मतलब ये है। डू नथिंग, डू नथिंग का मतलब ये है कि बाय में बैठे हुए हैं, अभी डील बंद नहीं हुई, अभी रनिंग, और सेल आ गया तो वो इग्नोर कर दे, कुछ ना करे। डू नथिंग मतलब कुछ नहीं करे, वो सेल को इग्नोर कर देगा। बाय है तो बाय ही चलता रहेगा, सेल है तो सेल ही चलता रहेगा, बाय का सिग्नल आया तो वो नहीं लेगा। क्लियर? टीपी और एसएल। अच्छा, ये लॉजिक्स है। लॉजिक आपने बाय पोजीशन ही रखनी है, क्योंकि मैं एटीआर यूज करवा रहा हूँ, इसमें आपने पोजीशन ही रखनी है। जब हम लोग ट्रेलिंग का यूज करेंगे ये वाला ऑप्शन, तो फिर इसके अंदर हम लोग बाय एंट्री यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हमने लगा दिए। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। ये एटीआर की सेटिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट मीन्स कि हमारा बॉट की तरफ से फिलहाल अभी काम खत्म हो चुका है, हमने इसको। अच्छा, मुझसे तौकीर साहब पूछ रहे थे कि सेव एज कैसे करते हैं स्ट्रेटजी को। तो बेसिकली स्ट्रेटजी को, ये पूरी स्ट्रेटजी ना 2 चीज़ों से बनती है। एक तो बॉट की सेटिंग अलग है, और स्ट्रेटजी की सेटिंग जो आपने इंसर्ट की है बॉट के अंदर वो अलग है। तो अगर आप बॉट की सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ डिफॉल्ट के ऊपर जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो रीसेट और सेव आ रहा है। आपने सेव सेटिंग करना है, सेव एज डिफॉल्ट। तो ये इस सेटिंग को एज अ डिफॉल्ट ले लेगा, और जब भी खोलेंगे यही आएगी। ओके कर दिया। अभी हमारा बॉट की सेटिंग तैयार है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर, और ये जो मास्टर सिग्नल सोर्स है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 15 इंडिकेटर्स के ऑप्शंस हैं, और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कंडीशन मेट, और यहाँ लिखा हुआ सिग्नल फिल्टर। अब इन दो का क्या मतलब? मैंने कहा कि यहाँ पर मैं पूरे 15 ऑन कर रहा हूँ, सारे इंडिकेटर लगा। कंडीशन कितनी मैट हो तो ये बाय या सेल ले। मैंने बोला 8, 15 में से 8 हो जाए तो ये बाय या सेल ले ले। अब जब आपने 8 लगाया तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स आ गए। बट मैं अभी इस रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, उसको आप समझिए। नंबर ऑफ कंडीशन मैट यानी कि 15 इंडिकेटर्स में से 8 की कंडीशन मैट हो गई तो ये बाय या सेल ले लेगा। और सिग्नल फिल्टर का क्या मतलब है? इसमें लिखा हुआ यूज ऑल सिग्नल, स्किप सेम डायरेक्शनल सिग्नल। एक ही तरफ के जो सिग्नल हैं वो स्किप कर दे, बस उसका पहला बाय ले ले या पहला सेल ले ले, रिपीट ना करे। इसका ये मतलब।
हमने इसको स्किप ही रखा हुआ है क्योंकि ये 15 इंडिकेटर्स हैं। जब इसको हम बनाते हैं तो ये रिपीट होते हैं, तो हमने वो रिपीटिशन बंद की हुई है। आप इसको बंद ही रखिएगा, इसके अंदर रिकमेंडेड ये है। लेकिन अगर कोई और आप कोई सिंगल या डबल सिग्नल सोर्स ले रहे हैं, 2 या 3 के, और उसमें आप चाह रहे हैं कि आप इसमें बाय ज़्यादा लें, तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। बट इस इंडिकेटर में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको स्किप ही रखें। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कुछ स्ट्रेटजीज शेयर की हैं आप लोगों से, इसमें 2 से 3 इंडिकेटर हैं। इसमें से एक हेल्थ सूट और सुपर ट्रेंड और डॉनचेन डॉनचेन हाँ डॉनचेन, बिल्कुल ये 3 इंडिकेटर्स थे। तो इन 3 इंडिकेटर्स को मैंने ऑल के ऊपर रखा हुआ था क्योंकि मैं चाह रहा था कि इन 3 की कंडीशन जब जब मैच हो, मुझे ये बाय देता रहे और सेल देता रहे। उसको मैं फिर पैरामाइडिंग से संभाल रहा था। मैं उसमें देखना चाह रहा था कि मैं अगर 2 बाय लेता हूँ एक ही डायरेक्शन के, या 2 सेल लेता हूँ, या 3 बाय लेता हूँ, या 3 सेल लेता हूँ, तो उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं वहां से उसको कंट्रोल कर रहा था पैरामाइडिंग। तो वहां पर मैंने उसको कहा है कि आपने एक ही लेना है, तो वो एक ही लेगा चाहे जितने बाय बनते रहे। लेकिन जब वो एक बाय जो बना है वो क्लोज हो जाएगा और फिर अगला बाय दोबारा आ जाएगा, तो वो अगेन बाय ले लेगा। तो मैंने इसलिए उसका बाय ऑन रखा हुआ था क्योंकि उस स्ट्रेटजी को मैं ऐसे डिजाइन कर रहा था कि उसको, वो काफी ऑलरेडी स्लो हो चुकी थी क्योंकि मैं उसमें काफी कंफर्मेशन ले रहा था। तो वो काफी एक्यूरेट सिग्नल जा रहे थे काफी। तो उस पर क्या था कि मैंने खुद से उसमें कंट्रोलिंग करने के लिए कि जब भी बाय आए तो उसको मिस ना करें क्योंकि वो जल्दी जल्दी नहीं आ रहे। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर काफी जल्दी जल्दी आ रहा है क्योंकि 15 इंडिकेटर्स को मैंने लगा दिया और मैंने उसको बोला है कि 8 की डोमिनेंस देख ले, यानी कि आधे मैट हो जाएं तो सिग्नल दे दे। तो इसमें काफी सारे फास्ट भी हैं, स्लो भी हैं, मिक्स हैं। तो वो कितनी जल्दी जल्दी डील चल रहा है। ठीक है, इसी वजह से उसने ये हाल किया हुआ है। उसने तो 484 3 महीने में ट्रेड्स ले लिए, और वो भी सिर्फ यूएस सेशन, सिर्फ यूएस सेशन। देखें कितनी फास्ट है ये। हमने खैर इसको फास्ट नहीं रखनी है। अगर इन 15 इंडिकेटर्स को भी, जी ड्रॉडाउन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, मैं 9 करके देखता हूँ कि देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हम जब सबसे पहले स्ट्रेटजी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पेयर सेलेक्ट करते हैं और टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। फिर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका एसएल सेलेक्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो 5 मिनट के ऊपर गोल्ड के ऊपर मैं जो एसएल नॉर्मली रखता हूँ वो 65 पिप्स का रखता हूँ, बेहतर है। आप 50 पिप का भी रख सकते हैं। 50 पिप से लेके 100 पिप के दरमियान में आप रख सकते हैं। 100 पिप का तो बहुत बड़ा ही हो जाता है, नॉर्मली मैं 15 मिनट के ऊपर उसको यूज कर रहा था 100 पिप का। लेकिन 50 से 75 के दरमियान में रख सकते हैं। ये मैं पिप्स की बात कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ पिप्स का क्लियर होगा आपको, क्योंकि मैं जितने भी सेशंस लूंगा मैं पिप्स की बात करूंगा। और पिप्स के बारे में मैं लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि 1 पिप का मतलब होता है $1। ठीक है, तो आपने पिप्स का ध्यान रखना। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे करते हैं, इसको 10 करके देखते हैं क्या होता है। 15 में से 10 कंडीशन अगर मैट हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्क हो रहा है, सिग्नल्स कम हो गए। लेकिन सिग्नल्स कम हो रहे हैं, यहाँ पे रेशो बढ़ रहा है। 1520 हो गया, ड्रॉडाउन कम हो गया। ठीक है। एवरेज ट्रेड आपने खास तौर पे देखनी है। 8.89, 9 के ऊपर कितनी आ रही थी जरा देखते हैं। देखिए 3 आ रही थी। जब आपने इसको 10 किया तो ये 3 से सीधी उठ के 9 पे चली गई। 8.89, यानी कि बहुत बेहतर रिजल्ट बनते जा रहे हैं। चलो 11 करके देखते हैं क्या होता है। 15 में से 11, और मजीद सिग्नल कम हो गए हैं और बेहतर हो गई है। ट्रेड्स कम होती जा रही हैं। यहाँ पे 13 की एवरेज ट्रेड आ गई है। आप लोगों ने एवरेज ट्रेड पर खास तौर पे गौर करना है और साथ साथ ड्रॉ डाउन देखते रहना है और प्रॉफिट फैक्टर देखना है। आपने इन 3 चीज़ों को खास तौर पे देखना है। साथ साथ ट्रेड्स को भी देखना है। यानी कि अगर मैं अगर कहूँ कि इन सारे ये 1 2 3 4 5 6 6 पैरामीटर्स हैं ओवरव्यू में।
सबसे ज्यादा अगर मैं इसको नंबर वाइज प्रायोरिटी दूंगा तो सबसे पहले 1 पर ये है, सेकंड पर ये है, थर्ड पर ये है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन चीजें सबसे पहले देखनी है। इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फर्स्ट और सेकंड करता हूँ क्योंकि इस एवरेज शेड अगर बेहतर है ना तो प्रॉफिट फैक्टर भी बेहतर होता है। अमूमन मैंने यही देखा है कि एवरेज शेड अगर अच्छी आ रही है तो फिर प्रॉफिट फैक्टर भी खुद ही अच्छा हो रहा होता है। ये अच्छा होता है तो ये भी अच्छा होता है, ये कम होता है तो ये भी कम होता है। तो इसलिए मैं इन दोनों को खास तौर पे देख रहा होता हूँ कि ड्रॉ डाउन कम हुआ है कुछ, पहले ज्यादा आ रहा था अब थोड़ा बेहतर हुआ है। तो ये चीजें देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज और ये चीज बेहतर आ गई तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट भी अच्छा आ जाएगा। अगर ये नेट प्रॉफिट कम भी हो जाता है तो ये सिक्योर आएगा आपके पास। तो आपने इसके पीछे नहीं भागना है कि इसमें ज्यादा आ रहा है, ये करने से ज्यादा आ रहा है। बेशक ड्रॉ डाउन बढ़ गया, एवरेज रेट कम हो गई, नेट प्रॉफिट बढ़ गया मेरा। तो नेट प्रॉफिट के चक्कर में मत भागना। जैसे कि मैंने प्रायोरिटी बताई कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा मैं ये देखता हूँ, पांचवा मैं ये देखता हूँ, छठे नंबर पे मैं ये देखता हूँ, सबसे लास्ट में मैं ये देखता हूँ। लोग सबसे पहले ये देख रहे होते हैं। ये बहुत गलत परसेप्शन है, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया भी था। इसको छोड़ दें, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि विन और लूज का ये रेशो है। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है समझाने का कि बेशक यहाँ पे कम प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जो ट्रेड्स मैंने एटीआर के लिहाज से लगाए भी हैं, जब वो ट्रेड्स को पकड़ता है तो वो ट्रेंड एक अच्छा दे जाता है और उसमें हमारा प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। और जितने भी लॉस होते हैं, छोटे छोटे लॉस जो हो रहे हैं, उसको रिकवर करके एक अच्छे प्रॉफिट पे लाके खड़ा कर देता है। तो इसको सबसे आखिर में देखना, या तो मैं कहूंगा कि इसको देखना ही नहीं है, मत देखना इसको। सबसे पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये, और चौथी चीज ये, फिर पांचवी, सॉरी पांचवी चौथी चीज ये, फिर पांचवी चीज ये। अब ये मैं क्यों देखता हूँ इससे पहले कि ट्रेड्स अगर बहुत ज्यादा ही कम हो जाती हैं तो वो मुनासिब नहीं है। थोड़ी सी एवरेज होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा अगर कम हो जाती हैं तो फिर उसको मुझे ज्यादा ड्यूरेशन पे देखना होता है, डीप बैक टेस्टिंग करके। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी, 3 महीने में 12 ट्रेड बनी थी। अब 12 ट्रेड के ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर मुझे थोड़ा सा 2-3 साल का डेटा देखना पड़ा। तो फिर उसमें मैंने देखा है कि हाँ, तकरीबन इसने 2 साल में अगर कोई 90s में देखी थी कुछ ट्रेड्स और उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आ रहे थे, तो फिर वो एक रिलायबल है, आप उसको लगा सकते हो। लेकिन अगर 5 मिनट के ऊपर ही बिना डीप बैक टेस्टिंग के ही यहाँ पे 100 के करीब आ रही हैं, 100 से ऊपर आ रही हैं और एक बेहतर रिजल्ट दे रहा है, तो डीप बैक टेस्टिंग करने की भी इतनी खास जरूरत नहीं होती, तो वैसे ही एक अच्छे रिजल्ट दे रहा है। फिर भी चाहे तो आप करके देख सकते हैं अपनी मोर कंफर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर मैं 12 करके देखता हूँ, 15 में से 12 कंडीशन मैट हो तो क्या रिजल्ट आता है। 13 से 16 हो गया, यानी कि और बेहतर रिजल्ट हो गए, लेकिन ट्रेड्स कम हो गई क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा कंफर्मेशन मांगने लग गया हूँ कि 15 इंडिकेटर्स में से 12 कंडीशन जब मैट होंगी तब ही वो बाय या सेल लेगा। तो आप देखें कि वो कितनी एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है लेकर। बात समझ रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। गुड है। अब 13 करके देख लेते हैं। अब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होने लग जाएगी, ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे। ये देखें, 42 हो गई, ड्रॉ डाउन ऑन कम हो गया, 25 पे चला गया है एवरेज शेड, और देखें 2.3 प्रॉफिट फैक्टर जो कि बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट कम हो गया, देख रहे हैं? अब नेट प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि उसको चांस कम मिले हैं, ट्रेड्स कम की, 42 ट्रेड्स है, इसलिए इसने 42 ट्रेड्स के हिसाब से ये बता दिया। अब देखें यहाँ पर एक काफी ज्यादा
लॉस हुए हैं, फिर अचानक से ये उठा है। अब ये जो तकरीबन 24 ट्रेड्स में लॉस हुआ है, लेकिन इतना लॉस नहीं हुआ है। जो मैक्सिमम लेकर गया है वो तकरीबन गया है 100 150 तक, 100 तक लेकर गया है शायद। छोटे छोटे लॉस करके लॉस किया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, प्रॉफिट किया, उसके बाद ये उड़ गया। ये स्टैग्नेट हुई हुई थी क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कंफर्मेशन ले ली है और सिर्फ यूएस सेशन में काम कर। तो इसलिए ये जब बहुत ज्यादा इस तरह की चीज हो जाती है तो आप देखेंगे इसमें काफी सिग्नल्स मिस हो रहे हैं। तो जब हम हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर भी देख लेते हैं कि क्या पता कुछ उससे थोड़ा सा बेहतर फर्क पड़ जाए। 24 घंटे करके देखते हैं, अभी 25 दिखा रहा है, उसकी एवरेज कम हो जाएगी। नहीं, देख रहे हैं रिजल्ट खराब हो गए। फिलहाल इसको यूएस सेशन पर ही रहने देते हैं, 12 ही ठीक थी। तो इंडिकेटर में दोबारा जाते हैं। एक मेंबर कह रहे हैं कि 12 कंफर्मेशन सही थी। हम अभी एक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम चेक करते हैं। अब इसको 14 पे लेके जाते हैं। वो 25 से कम हो गई, 24 हो गई, और सिर्फ 6 ट्रेड। प्रॉफिट फैक्टर कितना ज्यादा बढ़ गया है, परसेंटेज ही बढ़ गई है। 145 प्रॉफिट है और 57 लॉस है। बट आप देखें पिछले 3 महीने में सिर्फ 6 ट्रेड लिए हैं, बट एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। बट रिलायबल नहीं है ना बंदा, मतलब 3 महीने में से 6 ट्रेड ही लेगा क्या? ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई। 15 कंफर्मेशन पे देखते हैं कि पूरी की पूरी 15 कंडीशन मैट होंगी तो क्या होगा। अब ये 6 से भी कुछ कम कर देगा। कोई ट्रेड ही नहीं है, यानी कि ये पूरी 15 कंडीशन जब मैट हो रही हैं तो ऐसी कोई कंडीशन बनी ही नहीं है कि ये 15 कंडीशन मैट हो। Anyway, ये एक तरीका है किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी इंडिकेटर से मैंने एक स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर अब इस सारे इंडिकेटर से अगर आप वाकिफ है ना, तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। अब मुझे, मैं अभी ना यहाँ से सारे हटा, अब हम बारी बारी इंडिकेटर्स को लेना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक स्ट्रेटजी बताई थी आपको, उसमें मैंने वी वेब, आर एस आई, बोलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड, इन 4 को लिया था मैंने। और मैंने यहाँ पे कहा था कि चारों कंडीशन जब मैट हो तब ये डील उठे। इन सब इंडिकेटर्स के जो इनपुट्स हैं वो इसी के ऊपर अवेलेबल है नाम से। ये विलियम एलिगेटर का है, ये वी वेब की सेटिंग है सारी, भाई सुपर ट्रेंड की है, सुपर ट्रेंड को मैंने पास किया हुआ है। सकास्टिक आर एस आई की सारी सेटिंग है ये सकास्टिक की है सेटिंग। ये आर एस आई डाइवर्जन सिग्नल सोर्स है। आरएसआई का एक ही इंडिकेटर है, लेकिन मैंने उसमें से 2 चीजें निकाल के आप लोगों के लिए रखी कि एक ही आरएसआई के इंडिकेटर है जिसमें मैंने ओवरबॉट ओवरसोल्ड को निकाला है और डाइवर्जेंस को निकाला है। ठीक है, आप डाइवर्जेंस अगर आप लोगों को पता है तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं डाइवर्जेंस पे। ठीक है, इसको आप चेक लगाएं ना लगाएं, मैंने डायरेक्टली डाइवर्जेंस का इसमें सेटिंग की हुई है। तो डायरेक्टली डाइवर्जन ऑन करेंगे, डाइवर्जन पे सिग्नल शुरू शुरू हो जाएंगे। बस आपने इसके आर एस आई की जो है इनपुट्स को छेड़ना होगा। कम ज़्यादा करेंगे तो डाइवर्जन उस लिहाज से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ओवरबॉट ओवरसोल्ड में 30 और 70 रखा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट होती है। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। आर एस आई की लेंथ चेंज करनी है यहाँ पे। पैराबोलिक ऐसे यार, इसकी सेटिंग भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इनपुट्स हैं इसके यहाँ पर अवेलेबल है। मैकडी क्रॉस ओवर, मैकडी क्रॉस ओवर के सारे मैकडी के यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो मैकडी का जो क्रॉस ओवर है
मैंने उस पर ये बनाया हुआ है, क्योंकि मैकडी के क्रॉसओवर पर ही ज्यादातर स्ट्रेटजीज बनी हुई होती हैं। एम ए क्रॉसओवर, ये बहुत अच्छी चीज है एम ए क्रॉसओवर। आपने अक्सर एक सुना होगा 50 और 200, ये ना एक गोल्डन क्रॉस माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ सुना होगा आप लोगों ने। 50 और 200 का एक गोल्डन क्रॉस होता है। तो आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आप 50 200 भी लिख सकते हैं। 50 और 100 का भी कर सकते हैं, जो दिल चाहे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। इचिकुमु क्लाउड, उसकी पूरी इनपुट्स यहाँ मौजूद हैं। गामा, इसके अंदर 12 ईएमए यूज हो रहे हैं, और ये बहुत ही एक अलग किस्म का इंडिकेटर है। आप इसके बारे में जरूर देखिएगा, अलग से इसको प्लॉट करके। ये एक अलग ही वेव दिख रही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ ये देखी भी होंगी आप। डॉनचेन चैनल, अच्छा डॉनचेन रिबन अलग इंडिकेटर है, डॉनचेन चैनल एक अलग इंडिकेटर है, इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। डॉनचेन रिबन जो है वो नीचे की तरफ आता है, और बाय वो ग्रीन और रेड के डब्बे बने हुए होते हैं। डॉनचेन चैनल जो है ना वो बोलिंजर बैंड की तरह आता है, उसकी अपर बैंड लोअर बैंड की नहीं, चैनल बन के चल रहा होता है। तो डॉनचेन चैनल एक अलग चीज है, डॉनचेन रिबन एक अलग चीज है, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, बट चार्ट के ऊपर तकरीबन ये एक जैसे ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसके इनपुट्स तकरीबन सेम ही है। बुलिंजर बैंड ये इनपुट्स आ गए, और ऑसम ऑक्सीलेटर इसके कोई भी इनपुट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इनपुट अवेलेबल नहीं। तो सारे इनपुट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। इसको भी मैं 10 दिन की सेटिंग कर देता हूँ, तो पहले की हुई भी थी बाय डिफॉल्ट। ईएमए क्रॉस ओवर को मैंने चेंज किया है, उसको मैंने 50 और 200 किया है। ठीक है, आए देखते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो सेलेक्ट किया था, मैंने इसको 10 दिन किया है, तो इसके रिजल्ट चेंज हो गए। मैं अभी सुपर टेंट हटाता हूँ, मैं लगा देता हूँ पैराबोलिक ऐसे यार। 4 की कंडीशन मैच की हुई है, 4 हैं, देखते हैं क्या करता है। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, बोलिंजर बैंड का अपर बैंड जब ब्रेक होता है या लोअर बैंड ब्रेक होता है, तो वो बाय सेल देखता है। आरएसआई ओवरबॉट होगी या ओवरसोल्ड होगी, तो उसके लिहाज से ये बाय और सेल देखेगा। वी वेब का जो अपर बैंड है, उसका अपर बैंड जब टूटेगा और नीचे लोअर बैंड टूटेगा, तो वो उस लिहाज से उसका बाय और सेल देखेगा। ठीक है, तो जब ये 3 कंडीशन मैच हो जाती हैं, तो फिर पैराबोलिक एसएआर का बाय या सेल जैसे ही आएगा, तो वो उसका बाय ले लेगा। अब ये एक फिल्टर का काम भी कर रहे हैं वी वेब, बोलिंजर बैंड और आरएसआई, कि जब वो बाय की कंडीशन में खड़े हो गए ना, तो पैराबोलिक एसएआर का अगर सेल भी आ गया ना, तो वो सेल नहीं लेगा, वो सिर्फ बाय लेगा उसका। ठीक है, तो ये एक फिल्टर के काम भी करता है इस तरह से। अब मैंने पैराबोलिक एसएआर लगा दिया, एक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम पेड्स बन रही हैं। तो हम इतने सारे फिल्टर्स में से ना एक आरएसआई को फिलहाल हटा देते हैं, अब इसमें बोलिंजर बैंड और वी वेब को लेते हैं। और यहाँ कंडीशन देखो, नो डेटा आ रहा है, क्योंकि वो बोला है कि 3 इंडिकेटर और 4 कंडीशन मैच हो, तो ये तो एक गलत चीज हो गई, तो उसको 3 कर दो। बेहतर है, 17 का एवरेज आ रहा है। ये हटा के अब मैकडी क्रॉस ओवर देखते हैं जरा। इस पर मैंने गोल्डन रेशियो डाल दिया है अभी। वैसे तो 9:21 की सेटिंग थी, थोड़ी फास्ट थी इसमें। ये भी तकरीबन सेम ही है। तो ये तो मैकडी क्रॉस ओवर है, माई मिस्टेक। ये है हमें क्रॉस। देखें, बहुत ज्यादा ही इसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे, खराब है, मजे के नहीं है। किसी मोटू क्लाउड, इसको देखते हैं, बहुत ही खराब रिजल्ट है। गामा चेक करते हैं।
ये बेसिकली कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो आप, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि इसके साथ इसको जोड़ के देखते हैं, उसके साथ इसको जोड़ के देखते हैं, ये दोनों का मिलाप करके देखते हैं। इस तरह हम केमिस्ट्री की क्लास में बैठे हुए हैं और एक दूसरे की कंपाउंडिंग कर रहे हैं कुछ इसमें, ये केमिकल डाल के देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, वो केमिकल डाल के देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक नई चीज इन्वेंट करने के चक्कर में लगे। तो ये भी एक इन्वेंशन ही है, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, कुछ नया नया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर लॉन्चेन को भी बोल दिया है कि वो भी एक फिल्टर दे दो मुझे, और ऑसम ऑसिलेटर से फिर मैं सिग्नल लेने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। नहीं मजा नहीं है, ऑसम ऑसिलेटर हटा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कौन सी ठीक है। स्टोकास्टिक डाल के देखते हैं साथ में इसको। स्टोकास्टिक इंडिकेटर थोड़ा फास्ट इंडिकेटर, तो वो जल्दी जल्दी बायसल देगा, सही नहीं बन रही, कम हो गई। अब वी वैप में हटाता हूँ, वी वैप से तो ज़्यादा ही फिल्ट्रेशन हो रही है मुझे। आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट ने बताया था बुलिंजर बैंड और पैराबोलिक एसिड, हाँ इसको देखते हैं। सॉरी कंडीशन मैंने तो यहाँ पे दो रहा। एक अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट एवरेज कम है, ड्रॉ डाउन यहाँ पे ज़्यादा आ चुका है। तो ड्रॉ डाउन को कम करने के लिए हम टॉन्शन देखते हैं, तो उससे क्या होता है। नहीं ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा, इसको हटाते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तीन भी तो करना है। मैं कोई चीज़ मिस्टेक करूँ, मुझे लास्ट में टोकिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं तो कभी कोई पैरामीटर हमसे मिस हो जाता है, इंसान है, गलती होती है। तो यहाँ पे मैंने तीन नहीं किया था पैरामीटर्स को, यहाँ पे आपने कम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फुल कंडीशन मैच करने की कोशिश करें। अभी रिजल्ट थोड़े से बेहतर हो गए हैं, बट फिर भी डॉट डाउन ज़्यादा है। इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए, सुपर टेंट डाल के देखें। 10 दिन की सेटिंग, अभी तीन की सेटिंग है, मैंने 11 दिखा है, ड्रॉ डाउन अभी भी ज़्यादा है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसको हम चार करके देखते हैं। 11 है, और ड्रॉ डाउन अभी भी ज़्यादा है। विलियम इंडिकेटर लगा के देखते हैं और पैराबोलिक लगा के देखते हैं। चार की कंडीशन करके देखते हैं, तो तीन की कंडीशन में नहीं है, 12 दिखा रहा था, लेकिन ड्रॉ डाउन ज़्यादा है। चार की कंडीशन करके देखता हूँ, प्रॉफिट कम हो गया, ड्रॉ डाउन अभी भी ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। साथ साथ हम एक और इंडिकेटर भी ऐड करके देख सकते हैं। पांच कंडीशन करके देखिए। नहीं, छह कंडीशन करके देखते हैं, प्लास्टिक भी ऐड करके देखते हैं। ड्रॉ डाउन थोड़ा कम हो गया, सकास्टिक की जगह सकास्टिक आरएसआई करके देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कंडीशन। नहीं, सकास्टिक आरएसआई करके मैं सकास्टिक आरएसआई है, नहीं इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता। आरएसआई ओवरबॉन्ड, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, मुझे मशवरा दें, बताएं कि क्या ऐड करना चाहिए ताकि और दिमाग लगे। मैं पैराबोलिक ऐसे ऐड लगा लेता हूँ, कहीं वो बुरा ना मान जाए हमारे टीम मेंबर। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात कंडीशन मैट करवानी है। अभी पाँच है, छः के ऊपर देखते हैं कर देता हूँ। बस, बहुत ज़्यादा ही होगा।
थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा इसको। ये कुछ बेहतर रिजल्ट है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, प्रॉफिट फैक्टर बढ़ गया, थोड़ा सा ड्रॉडाउन भी बढ़ा हुआ है। पर 2000 के हिसाब से ये ड्रॉडाउन आ रहा है तो फिर भी कुछ कह सकते हैं कि हाँ सबसे ज़्यादा ड्रॉडाउन आया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 में से यहाँ पे 6 करके देखते हैं। 14, ये कुछ बेहतर लग रहा है, इसमें 600 के करीब हो गया, 800 से 600 हो गया और हमें 2000 भी मिल गया। और अगर हम इसमें ये हटाते हैं और इसकी जगह बताते हैं 200, 50 और 200, थोड़ा क्रॉस ओवर को हम कम करके देखते हैं। इसको 100 करके देखते हैं, 50 और 100। नहीं, ट्रिपल फोर से खराब है। इसको बाय डिफॉल्ट है, हम 9 और 21 देखते हैं, थोड़ा फास्ट करके कर लेते हैं। हम्म, सही है बस। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? एक स्ट्रेटजी क्रिएट करने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो टाइम है, अगर आप देते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी जब बन जाती है तो उसको ऑटोमेशन पे लगा के फिर आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। एक बार आपने टाइम लगा दिया तरीके से, एक अच्छी स्ट्रेटजी निकाल ली, निकालने के बाद उसको ऑटोमेशन पे लगाई और छोड़ दी, वो खुद ही बाय सेल लेता है। तो सारी मेहनत आपकी ना ये वाली, मेहनत करके एक बार एक अच्छी स्ट्रेटजी निकालो, निकालने के बाद आप उसको जब अप्लाई करोगे तो आपको बाद में मेहनत नहीं करनी होगी, उसमें वो खुद ही बाय सेल लेता रहेगा। आए थोड़ी सी और कोशिश करके देखते हैं। तो पटर्न हटा कर, अच्छा ये तो हमने चेक किया था, ये हमने वी वेब को दोबारा से करके देखते हैं। अच्छा, टिकट कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 मैच करवा रहे हैं, 7 करके देखते हैं। बेहतरीन है, ये कुछ बेहतर रिजल्ट आ रहा है। 81 ट्रेड्स हैं, 14 और ड्रॉडाउन काफी कम हो गया है, 1.8 प्रॉफिट फैक्टर चला गया है। ये एक अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 करके देखते हैं। ट्रेड्स बहुत कम हो गई लेकिन परफेक्शन बहुत ज्यादा आ गई। और 9 ट्रेड है तो काफी कम, तो फिर भी हम 7 करें। अब इसके अंदर आप मजीद इस चीज को देख सकते हैं कि आपने ये 8 इंडिकेटर ऑन किए हैं और 7 कंडीशन आपने मैच करवाई है। अब इसके इनपुट्स को भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज करके देख सकते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मैं डाउन चेन को थोड़ा सा फास्ट करके देखता हूँ, अभी 20 था, उसको 10 करके देखता हूँ। ये रहा, 10 करके देखते हैं, इसको फास्ट करके देखते हैं।
कुछ फर्क नहीं पड़ा। 30 करके देखते हैं। 1759 आ रहा था, याद रखिएगा। कम हो गया, मतलब 20 सही है। बुलिंजर बैंड के इनपुट्स को मत छेड़िएगा, क्योंकि वो बुलिंजर बैंड के बैंड्स हैं, वो उसी तरह ही रहेगा। फिर भी मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ, बहुत अजीब ही कहानी हो जाएगी, मतलब इलॉजिकल हो जाएगा थोड़ा सा। तो बुलिंजर बैंड के पैरामीटर्स को मत छेड़िएगा। तो देखें क्या हो रहा है। ये बैंड्स कम ज्यादा हो रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रही है, तो उसको दो ही रहने दें। गामा को भी मत छेड़िएगा। इसके अलावा हमने कौन सा ऑन किए थे? फंक्शन एच को हमें क्रॉस का देखना। हमें क्रॉस को हमने 9 21 किया था। तो सजेस्ट कर सकता है यहाँ पर हम हमें क्रॉस को क्या लिख के देखें? तौकीर साहब, अली हसन साहब, और MTS साहब, कोई मशवरा? सात क्या, दो है ना पैरामीटर्स, लॉन्ग और शॉर्ट। 9 21 है, तो दोनों का बताएं मुझे। 21 और 55, फिर हम इसको लें। 21 और 55 देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था? नहीं नहीं, ये गलत होगा। 9 21, 17.59 थी। कोई और सजेशन? 7 और 21, 7 और 21, 17.59 है, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। 17 से कम हो गया है, तो फिर इसको दोबारा से 9 कर देते हैं। और बताइएगा, बराबर करके चेक करें। थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है, कर देता हूँ। 9 और 9 करके देख लेता हूँ। क्रॉस ओवर कहाँ रहेगा? वो तो एक ही लाइन है, सीधी सीधी चलती रहेगी वो। क्रॉस ओवर थोड़ी होगा वो। उसको इग्नोर ही कर दिया उसने। नो ट्रेड्स कर दी, वो इग्नोर कर दिया उसने। 10 और 20, 10 और 20 आगे देखते हैं। 17.59 से क्या फर्क पड़ता है? थोड़े से कम हो गए हैं, 1.80। बहुत कम फर्क है असल में। 9 और 21 और 10 और 20 में इतना डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं दिखा रहा। अब इसको हम एक काम करते हैं, 9 और 21 की जगह 9 और 50 करके देखते हैं। 1759, तो कम ही हो रहा है। 14 और 21, 14 और 21, 1759, नहीं कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। चलें कोई और पैरामीटर्स को भी देखते हैं। 11 35 करके देखते हैं। 1759 से, ओह बेहतरीन, ये एक अच्छा इनपुट था। 11 और 33, इससे थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका। गुड तौकीर साहब। तो रिजल्ट थोड़े से और बेहतर हो गए। मजीद हम लोग देखते हैं कि और किसके अंदर बेहतरी की जा सकती है। पैराबोलिक SAR, RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड को थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं। RSI को यहाँ 20 करते हैं, यहाँ 80 करते हैं, देखते हैं। नहीं, ये तो रेट गिर गए, 12 से 13 होगा।
25 और 75 करके देख लेते हैं। 20 और 80 तो किए है ना अभी मैंने। 25 और 75 में भी नीचे ही आ रहे हैं। अब इसको हम एक और भी कुछ लोग यूज करते हैं इसमें 40 और 60 का, वो करके देखते हैं। माइनस नहीं, 30 और 70 ही बेहतर नजर आ रही है। 20 और 50, 50 करके देख लेते हैं। अभी 1869 याद रखिएगा। 20, 50। अब देखते हैं 1869 से क्या फर्क पड़ता है। बहुत कम हो गया है। ड्रॉडाउन भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। नहीं, 25 करके देख लेना है। हम्म, तो ये 30 था और ये 70 था, तो वही कर दिया दोबारा से। 1869 एक पॉइंट से कम करके और इसका एक पॉइंट बढ़ा के देखो। 10 और 90, चांस बहुत कम मिलेगा इस तरह से। तुम करके देखते हैं। 10 और 90। चांस बहुत कम मिल रहा है ना उसको। बहुत ज्यादा समेट दिया उसने, रिजल्ट सही नहीं आया। खैर मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट भी 30 और 70 रुपए की बेहतर रिजल्ट दे रहा है, तो इसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं। 1869। आगे बढ़ते हैं। पी बैर की सेटिंग नहीं छेड़ते, ज्यादा बेहतर है। और पैराबॉलिक भी तकरीबन, चलो पैराबॉलिक को एक बार ट्राई करके देखते हैं पैराबॉलिक में क्या क्या चेंजेस हो सकती है। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इसके अंदर 5 ऐड किया, इस स्ट्रैटेजी में मैंने किया था। पहले कितना था? 1887 आ रहा है। 1.9 हो गया, थोड़ा बेहतर तो हो गया ये। 1869 था आई थिंक। एम आई राइट? ऐसे ही था ना, 1869 था ना। अभी 1887 हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 0.1 से क्या होगा वैसे? 1869 से 1887, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वकील साहब, 0.1 से क्या होगा वैसे? ये बहुत फर्क है ये। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में 0.1 नहीं बढ़ रहा है, इसकी परफेक्शन बढ़ रही है, एवरेज ट्रेड बढ़ रही है। 81 ट्रेड्स हैं, तो 81 ट्रेड्स के अंदर वो एक एवरेज ट्रेड ले रहा है, तो इसलिए एक फर्क पड़ता है। अच्छा। आ, अच्छा, 0.1 से क्या होगा इसके अंदर? इन सबको 0.1 करने का वो, इसको तो 0.02 भी रहने दो। ये इसकी अपनी डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग बढ़ाई थी। यहाँ पर मैं 0.1 करके देख लेता हूँ कि क्या होता है। थोड़ा सा कम होगा, 5 करके देखते हैं। ये अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ड्रॉडाउन थोड़ा कम हो रहा है, 19 आ गया। अच्छा, इसको अगर हम 25-25 करके देखते हैं, पहले ये वाला 25 करते हैं। और बेहतर हो गया। 20.6। 20.6। इसमें कम हो रहा है, मतलब सिर्फ उसी में ही बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें हम 1.5 करके देखते हैं। तो 20.6 अभी तक सबसे बेहतर आए थे, कम हो रहा है, मतलब इसको 2 ही रहने देते हैं। 20.6 एवरेज
और प्रॉफिट फैक्टर 2 हो गया है। आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद बढ़ रहा है। मैं इसको देख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये पहले क्या था और अभी क्या हो चुका। मैं अभी सिर्फ ये तीन चीजें देख रहा हूँ, सिर्फ ये तीन चीजें, बाकी खुद बेहतर हो रही हैं। आप देख सकते हैं 1600 से ऊपर चला जा गया है, पहले कुछ 1300-1400 था शायद, अभी 1600 चला गया। तो ये खुद बेहतर होते हैं, जब ये बेहतर हो रहे होंगे ये खुद ही बेहतर होंगे बाकी। बस ट्रेड्स का ख्याल रखना है कि बहुत ही कम ना हो जाए। 100 75 100 75 100 के दरमियान में हो ना, 5 मिनट के ऊपर सही रहती है। देखिए एक अच्छी इस वक्त स्ट्रेटेजी हमारी बन चुकी है। मजीद इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। मैं राइट नाउ एक ऐसे ही रैंडम मैंने एक इंडिकेटर उठाया, और ऐसे ही मैंने रैंडम एक गोल्ड का चार्ट उठा लिया और 5 मिनट का टाइम फ्रेम उठा लिया, और उस पर मैंने खेलना शुरू कर दिया, और एक अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने मैंने बना के दे दी। ऐसे आप लोग भी खुद बना सकते हैं। मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या बनता है। 10 मिनट पर ये अच्छे रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेटजी बेकार है। ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने 5 मिनट के ऊपर बैठकर ऑप्टिमाइज की है, तो इसलिए 5 मिनट के ऊपर एक अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। इसको हम लोगों ने सेट किया है 5 मिनट के ऊपर। लेकिन बस एक सरसरी तौर पर नजर मार के देख लेते हैं कि किसके ऊपर क्या बेहतर रिजल्ट दिखा रही है। अब देखिए 15 मिनट पर ये एक अच्छे रिजल्ट दिखा रही है, बट एवरेज रेट क्या आ रही है? 12.58। 5 मिनट पे क्या आ रही थी? 20.60। तो 5 मिनट वाले ज्यादा बेहतर है या 15 मिनट वाली? 15 मिनट वाली कम बेहतर है, लेकिन ये भी बेहतर है। 1.5 का अगर प्रॉफिट फैक्टर आ रहा है ना, फिर भी बेहतर है। बट ड्रॉ डाउन इसका थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 1200 मतलब 1300 के प्रॉफिट के ऊपर 500 इतनी मुनासिब नहीं होती। कम से कम आपका अगर ये 25% आ रहा है और ये 75% आ रहा है, मतलब ये 100 है ना, तो ये 25 होना चाहिए या 30 हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा ऊपर जाता है ना तो वो मुनासिब नहीं होता। जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। 30 मिनट के ऊपर ट्राई करता हूँ। अच्छा, बड़ा टाइम फ्रेम ले रहे हैं, लेकिन हम टाइम बहुत शॉर्ट ले रहे हैं। मैं इसको 24 घंटे करके देखता हूँ। बेड़ा गर्क हो गया। दोबारा से इसको जीवा सेशन में ले लेते हैं। 1 घंटे पे देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये सिर्फ एक सरसरी तौर पे हम देख रहे हैं क्या। मजा नहीं आ रहा बड़े टाइम में। 3 मिनट करके देख लेते हैं, 5 मिनट से थोड़ा छोटा। इस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 3 मिनट पे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब मैं 3 मिनट पे, हालांकि ये 20 कुछ था, ये 17 है। मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि 3 मिनट के ऊपर ड्यूरेशन और कम हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज में, ये 27 फरवरी से अब तक का है, यानी कि ये कोई तकरीबन 2 महीने आ रहे हैं। 3 मिनट के ऊपर 2 महीने का है ये रिजल्ट, और 5 मिनट पर 3 महीने का है ये रिजल्ट। वहां 65 फेट्स थी, यहाँ 81 फेट्स। तो मतलब 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 मिनट के ऊपर भी एक प्रॉफिट फैक्टर जो आ रहा है वो 1.8 आ रहा है, वो भी मायने रखता है। तो एक ही स्ट्रेटेजी दो टाइम फ्रेम पर अच्छी चल रही है। 1 मिनट में भी करके देख लेते हैं। नहीं, 3 मिनट और 5 मिनट, इन दो टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही है, तो यूजेबल। 5 मिनट पे ये ज्यादा बेहतर चल रही है। 3 मिनट पर है कि ये थोड़ी ज्यादा सेशन, मतलब तकरीबन रोजाना ही कोई ना कोई ट्रेड ले रही है। लास्ट भी इसने ट्रेड ली हुई है।
थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ट्रेड्स कैसी ली जा रही है। यहाँ से बाय खुला है और यहीं पर ही हल्के से लॉस में बंद हो गया। ये भी एक लॉस हुआ है। यहाँ से इसने बाय खोला है। सॉरी, हाँ, ये भी एक एसएल हिट हुआ है। अब 3 एसएल यहाँ पर हिट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ऑल ओवर ये दिखा रही है कहीं अच्छी गई है। यहाँ पर भी लॉस हुआ है। ये यहाँ प्रॉफिट हुआ है। बस फिर सेव करके लगा देते हैं शीट पर। जरूर जरूर, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं 3 मिनट पे और 5 मिनट पे ये भी एक अच्छे इसने उठा ली है ट्रेड 3 मिनट के ऊपर। बट मुझे 5 मिनट फिर भी लग रही है कि वो ज्यादा अच्छी है। आप लोग क्या बोलते हो? वही 5 मिनट पे भी नजर मार लो। ये 2 एसएल हिट हुए हैं यहाँ पर। ये ट्रेल हुआ है, जैसे ही ऊपर गया है उसी वक्त नीचे आ गया है। तो इसलिए इसने यहाँ पर इसका इस जगह पर एसएल हिट करवाया है इतना छोटा, क्योंकि मार्केट घूम गई थी, ट्रेंड में नहीं आ सकी। मैंने ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बनाई है, तो ये ट्रेंड को देखने की कोशिश करेगी। यहाँ पर इसने बाय लिया, यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस दे दिया, कोई बात नहीं। वाह वाह, सब बराबर कर दिया इसने ट्रेड में। यहाँ से ट्रेड खुली है, ये फेल करके इसने यहाँ तक पहुंचा दिया। इस एक ट्रेड ने ही आपको $196 दे दिया। तो ये है ट्रेल का मजा, कि जब वो ट्रेंड पकड़ती है वो सब बराबर कर देती है। आपको जितने भी छोटे छोटे लॉस है ना, इसने सारे रिकवर करके प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया। ये भी लॉस है, ये छोटा सा लॉस है। ये इसने एक बहुत प्यारा प्रॉफिट दिया है। ये भी एक प्रॉफिट है, ये भी एक प्रॉफिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक $244 प्रॉफिट। बेहतरीन, माशाल्लाह। यहाँ से इसने ट्रेड पकड़ी है, ये तकरीबन गई है 350 पिप। इसने यहाँ पे 204 पिप या 208 पिप के ऊपर उसने ट्रेड बंद करवाई है। यहाँ से ट्रेड खुली है और इसने $470 और कुछ नहीं है, 470 पिप। बिल्कुल। मैंने असल में यूएस सेशन रखा हुआ है, तो सिर्फ यूएस सेशन में मैंने आपसे से आपको पहले कहा था कि वॉलेटिलिटी आती ही यूएस सेशन में है, तो काम में मजा भी यूएस सेशन में आता है। तो आप देखें कि मार्केट जब मरी हुई चल रही है तो वो छोटे छोटे ऐसे ले लिए उसने, 2-3 ऐसे ले लिए, बंद कर दिए। लॉस पे दिन गुजरा, कोई बात नहीं, अकाउंट तो वॉश नहीं हुआ ना आपका। 2-3 ट्रेड लॉस हो गए, 4 ट्रेड लॉस हो गई, आज का दिन बुरा रहा भाई, मार्केट स्लो चल रही थी, मार्केट जरा मैनिपुलेशन चल रही थी, कोई ट्रेंड नहीं था, ऊपर नीचे चल रही थी, जिसकी वजह से उसने कोई डायरेक्शन नहीं ली, लॉस कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा है तो इसने छोड़ा नहीं है उसको। तो ये है वो खास चीज जिसके बारे में मैं अक्सर लोगों को समझा रहा होता हूँ कि जब मार्केट में ट्रेंड आता है, जब मार्केट प्रॉफिट दे रही होती है, हम उस वक्त थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर चले जाते हैं। और जब मार्केट लॉस दे रही होती है तो हम पूरा लॉस लेके, पूरी झोली भर के लॉस लेके हम लोग बाहर जा रहे होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार जब बस प्रॉफिट हो गया, नहीं दे रहा, बस लॉस ही लॉस होता रहता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेके जब बाहर आ जाएंगे, जब मार्केट आपको देने पर आ गई है कि मुझसे लो प्रॉफिट, तो उससे प्रॉफिट लो। लेकिन लेना कैसे है, यही सबको नहीं पता होता। फिर वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि यार प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन लॉस ज्यादा हो रहा है। अब वो प्रॉफिट ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप ऐसे ट्रेंड लेने के कैपेबल नहीं होते हैं।
इतना बड़ा ट्रेंड, कितनी बड़ी ट्रेड है ये। यहाँ से उठी है यहाँ तक, आप सोचो, $475, 475 पिप्स, 0.1 के ऊपर ही आपको $475 देकर गई है। 500 से 900 हो गया सर मेरा, विथ 4 डेज ऑन। 500 से 900, $500 से $900 हो गया 4 दिन में। माशाल्लाह, ये इन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर। माशाल्लाह, ये हमारे तौहीर साहब हैं, इन्होंने इसका फीडबैक भी दिया है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें आपके अकाउंट्स कितने सेफ हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आपका बोर्ड महीने का कितना बनाता है। मुझे बहुत अजीब सा सवाल लगता है कि मैं क्या जवाब दूँ, कि मतलब मेरा बोर्ड महीने का कितना बनाता है। कि जैसे कि मैं कोई बाइक बेच रहा हूँ और मुझे गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है, कितने पेट्रोल के ऊपर। तो ये ट्रेड्स का सेटअप होता है, ट्रेडिंग है ये। इसमें आपको नहीं पता होता कि मार्केट कब कैसी चल रही है, लेकिन आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होंगी कि जब मार्केट देने पर आए तो आपने उससे भरपूर लेना है। और वो एटीआर के जरिए ही मुमकिन होता है कि वो उसको मैक्सिमम अचीव करती है। जितना मैक्सिमम वो ले सकती है वो उसको लेती है। और जब मार्केट नहीं दे रही तो जबरदस्ती रिवेंज की ट्रेडिंग कर करके कि यार आज तो लॉस हो गया है, मैं आज इस लॉस को ना रिकवर करके ही उठूंगा। फिर आप जिद लगा लेते हो मार्केट से, उसके साथ रिवेंज में ट्रेडिंग कर रहे होते हो और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लगे हुए होते हो, जबकि आज मार्केट लॉस देने के लिए ही बैठी हुई है। वो ट्रेंडिंग में है ही नहीं, वो रेंजिंग में चल रही है। तो क्यों लड़ रहे हो मार्केट के साथ? तो मार्केट के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट सही नहीं चल रही तो इज्जत के साथ जो थोड़े बहुत लॉस ले लिए चुप करके बाहर आ जाओ। अपने इमोशंस को, अपने साइकोलॉजी को परेशान नहीं करो, जहनी सुकून में रहो। जब मार्केट देने पर आएगी तो इतना बिलीव होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेटेजी जो है ना, जब मार्केट देने पर आएगी ना तो ये पूरे तरीके से निभाएगी और निचोड़ के प्रॉफिट लेगी। अब ये जो ट्रेड चली है ये 4 घंटे 45 मिनट चली है। इस 4 घंटे 45 मिनट में इसने $475 का प्रॉफिट ले लिया। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप जब ये यहाँ पे ये इंगल्फिंग बनी थी ना बाय की, आप यहीं पर ही बाहर निकल जाओगे कि यार मार्केट घूम रही है, इंगल्फिंग बन गई। बिल्कुल। तो आपने इस चीज का ख्याल लाजमी रखना है। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं, मजे करें। अगर आपके पास अभी इसका फुल वर्जन अवेलेबल नहीं है, जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, हमारे पेड कस्टमर्स भी और मौजूद हैं यहाँ पर, और अभी जो न्यू आए हैं जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इस बोर्ड को, तो वो इस वक्त इस चीज को एक्सप्लोर करें। जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज को ना समझ नहीं सकेंगे कि ये है क्या चीज। जीबीपी यूएसडी कल अच्छा प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल। मैं जीबीपी यूएसडी की पिछले कुछ सेशंस में मैं ये ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ ये स्ट्रेटेजी। और हमारे जो पेड कस्टमर्स हैं उन्होंने वो लगाई हुई भी है। और उन्हीं में से अभी तौकीर साहब का मैसेज आया है कि जीबीपी यूएसडी पर कल अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अगर अभी डेमो वर्जन ही यूज कर रहे हैं, पेड नहीं भी लिया है, तो कोई बात नहीं, आप इन्हीं स्ट्रेटजीज को, इसका अलर्ट्स लगाएं यहाँ पर। यहाँ से अलर्ट्स लग जाते हैं। अलर्ट्स लगाने का तरीका मैंने बताया था, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसको क्रिएट कर दो, और उसके बाद आपको इसके अलर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। टेलीग्राम के भी तो सिग्नल लेते हो ना, इसी के सिग्नल ले लो और मैनुअल लगाना शुरू कर दो। मैनुअल लगाओगे तो आइडिया होगा कि हाँ ये भी एक अच्छी चीज है, प्रॉफिट दे रही है। फिर दिल मानता है, मुझे बताओ, मैं इसकी पेड सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा, ऑटोमेशन पे लगा दो। अभी अगर आप एटलीस्ट उसको आजमाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आजमा तो सकते हो ना।
हम इस वक्त खुला चैलेंज करने के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में। इस जैसी चीज अगर किसी के पास है तो मेरे मेरे सामने लेकर आओ, जिस पे आप 1000+ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये अपने आप में मार्केट में पहली चीज है। बस इसको समझने के लिए ना इंसान को थोड़ा टाइम देना होता है। मार्केट में जो रेडीमेड बॉट्स होते हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट उसी लिहाज से बने हुए हैं। इसीलिए मुझसे आके सवाल करते हैं कि आपका बॉट महीने का कितना पैसा बनाएगा। तो ये एक फजूल सवाल होता है जिसका जवाब मैं अक्सर नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसका कोई जवाब है ही नहीं। मार्केट जितना पैसा देगी आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बनाएगी। अब इस दिन आप लोगों के सामने आपका समझ लो आधा पोर्टफोलियो गेन हो गया। एक ये प्रॉफिट है और एक ये प्रॉफिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ बंद हुआ है। ये 208 का प्रॉफिट इस दिन दिया है, मतलब ये स्ट्रेट में दिया है सेम डे में। उसने यहाँ पे आपको 475 का दे दिया। इन दोनों को टोटल करो तो इस वक्त ये 65% प्रॉफिट गेन आपको एक दिन में दे दिया है। एक दिन में आपको 65% प्रॉफिट दे दिया है। सोचो, डबल शाह वाले बंदो, सोचो। तो सोचते हैं कि ये इसमें डबल हो सकता है, तो भाई डबल भी हो सकता है। लेकिन क्या है, आपको तरीके से चलना होगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ तरीके से चलो। कोई ऐसा दिन भी आ जाएगा जिसमें आपको ये डबल भी करके दे देगा। जब मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी आएगी ना, तो ये ट्रेंड ऐसा देगा आपको कि आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेशन को अभी ख़त्म करता हूँ। मज़ीद आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, किसी भी किस्म के आपके कोई भी सवाल अगर हैं तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मज़ीद मैं आप लोगों को यहीं पर ही कहीं मैंने सेव किया था। ये ये जो हमारे बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, अगर वो मैनुअल कुछ सीखना चाहते हैं तो वो पाक फॉरेस्ट एकेडमी से रब्ता कर सकते हैं मैनुअल ट्रेडिंग के लिए। मेरा नाम अजीज सुल्तान है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारी कम्युनिटी का लिंक इसी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैं ये अपलोड करूँगा। तो आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करें। किसी भी किस्म के कोई कौन आपको मसले हैं स्ट्रेटजी के बनाने बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर इसको आप खरीदना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।